नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। तो आज छत्तीसगढ़ में किन दिग्गजों का दौरा है और कल दिग्गजों ने जब दौरा किया तो किस पर निशाना साधा और क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही अपराध जगत की कुछ अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर में कल 3 जगह पर मिले हैं संदिग्ध अवस्था में कुछ लाश। तो इन तमाम खबरों पर करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़। रात में रायपुर में चुनाव की तैयारियों को लेकर किया मंथन। आज कांकेर में आम सभा को करेंगे संबोधित। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोरमी और भिलाई में करेंगे चुनावी सभा। चंदखुरी में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। शराब घोटाला केस में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। आज PMLA कोर्ट में पेश करेगी ED। कांकेर मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। कलेक्टर ने 3 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। 16 अप्रैल को मुठभेड़ में मारे गए थे 29 नक्सली। लू के चलते छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश। 15 जून तक रहेगी छुट्टी। सूचना नहीं मिलने की वजह से रायपुर के कई स्कूल आज भी खुले। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में मिली तीसरी लाश। संदिग्ध अवस्था में मिला शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। और शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। लेकिन ये मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा के लिए नहीं रही, क्योंकि शराब घोटाला केस में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ED ने कोर्ट में उन्हें पेश किया, जहां कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर अब जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ED आज दोबारा PMLA स्पेशल कोर्ट में टुटेजा को पेश करेगी और रिमांड के लिए आवेदन पेश करने जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शनिवार को ED ने ACB OW ऑफिस से अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के लिए अपने साथ जोनल ऑफिस लेकर गई थी, जहां पर दोनों से लंबी पूछताछ के बाद रविवार सुबह यश टुटेजा को छोड़ दिया गया। लेकिन अनिल टुटेजा को ED ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी। लेकिन दोनों ही पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद JMFC कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इसके साथ ही ED को यह निर्देश भी दिए हैं, कोर्ट खुलने पर अनिल टुटेजा को दोबारा पेश किया जाए और रिमांड आवेदन लगाया जाए। तो आज PMLA कोर्ट में इस पर पेशी होगी, सुनवाई होगी और देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या कुछ फैसला सामने आता है। क्या अनिल टुटेजा को छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी रिमांड बढ़ जाती है? अगर रिमांड बढ़ती है तो मुश्किलें भी अनिल टुटेजा के लिए बढ़ जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ECIR दर्ज करने के पश्चात, जो कि 11 अप्रैल को दर्ज की गई है, उसके संदर्भ में अनिल टुटेजा भूतपूर्व IAS ऑफिसर हैं, उनकी अरेस्ट की गई है, जो कि लिकर स्कैम से संबंधित हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में की गई है। और उनकी 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रार्थना की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 1 दिन की हमको जुडिशियल रिमांड ग्रांट करी है। तो वैसे कुछ हमको व्हाट्सएप चैट्स और ये सब का आपस में आदान प्रदान दिखाई पड़ा है, तो उसकी जांच करने के लिए और फर्दर जो है कन्फ्रंटेशन कराना हमारे लिए आवश्यक है, हमने मांग किया था। और इस खबर पर डिटेल्स जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, क्या लगता है कि क्या अनिल टुटेजा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी या फिर कुछ राहत के चांसेस बनते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें, ये एक लिकर स्कैम जो प्रदेश में बहुचर्चित लिकर स्कैम हुआ था, उसमें जो है ED ने एक नई ECIR दर्ज की। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसको खारिज किया पहली ECIR को, उसके बाद ये एक दूसरी ECIR दर्ज की। उसमें कह सकते हैं ये एक बड़ी और पहली बड़ी कार्रवाई ED की ये मानी जा रही है, जिसमें पूर्व IAS जो है अनिल टुटेजा, उनको ACB OW ऑफिस से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद अपने ऑफिस लेके गए। उसके बाद कल उनको पेश किया था कोर्ट में। हालांकि वहां पे JMFC कोर्ट होने की वजह से कह सकते हैं उसको हॉलीडे कोर्ट होने की वजह से उसमें
उनको ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन हॉलीडे कोर्ट होने की वजह से उसमें उनको पावर नहीं होने की वजह से उनको 1 दिन की न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। और आज पुनः जो है ईडी जो है अपना पीएमएलए कोर्ट में आज फिर से एक आवेदन लगाएगी और 14 दिन का रिमांड उसमें मांगेगी। अब देखने वाली इसमें बात ये होगी कि पीएमएलए कोर्ट जो है वो कितने दिन की रिमांड देता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ईडी के वकील हैं डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, उन्होंने बताया कि इसमें कई व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, तो उसको उनका कंसल्टेशन कराना है। उसके बाद अगर बात करें तो उनसे कई पूछताछ उसमें करनी है। और अब ये क्योंकि आज 12 बजे के आसपास उनको कोर्ट में जेल से लाके उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीएमएलए का जो विशेष कोर्ट है वो कितने दिन की जो रिमांड है वो कितने दिन की ग्रांट करता है, ये देर शाम तक क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो यानी कि इस पूरे मामले में ये कहा जाए तहसीन की 12 बजे के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि क्या अनिल टूटेजा की मुश्किलें बढ़ती है या उन्हें कुछ राहत मिलती है। लगातार खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांकेर में हापाटोला कल पर मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। एक बड़ी जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है। कलेक्टर ने यह आदेश दिए हैं और 3 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। पखांजूर एसडीएम के नेतृत्व में यह पूरा जांच किया जाएगा। 11 बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करनी होगी। वहीं 16 अप्रैल को मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था, लेकिन अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया, लेकिन अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी है। पखांजूर एसडीएम के नेतृत्व में इसकी जांच की जाएगी और कलेक्टर ने इसके निर्देश दिए हैं। 16 अलग अलग बिंदुओं में इसकी जांच की जानी और 3 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। 16 नहीं, माफ कीजिएगा, 11 बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। 16 अप्रैल को जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी, 29 नक्सली इसमें ढेर हुए थे। सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया था, जिसके बाद बड़े नाम इसमें सामने आए थे, चाहे वो शंकर राव का नाम हो, ललिता का नाम हो, विनोद गावड़े का नाम हो, दिवाकर गावड़े का नाम हो। ये वो तमाम नाम जो कि इनामी नक्सली थे। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम, 16 लाख का इनाम दिवाकर गावड़े पर था। इसके साथ ही 10 लाख के इनामी नक्सली ललिता को भी इसी मुठभेड़ में ढेर किया गया था। 16 अप्रैल की वो तारीख थी जब ये मुठभेड़ हुई और 29 नक्सली इसमें मारे गए थे। लेकिन अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने पखांजूर एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया है, जो कि जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 11 बिंदुओं पर इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, यानी 11 अहम बिंदुओं पर इस पूरी घटना की पूरी जांच की जानी है और यह जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे में है और अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले ही दिन रायपुर में ही उन्होंने रात्रि विश्राम किया। कुशाभाऊ ठाकरे में बेहद अहम मीटिंग उन्होंने की है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया। वहीं दूसरे और तीसरे दिन के लिए भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने कल की है। शाह ने पहले चरण के चुनाव का फीडबैक भी लिया। पहले चरण में बस्तर में चुनाव हो चुके हैं और बस्तर चुनाव को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया है। इसके साथ ही दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव के लिए, जो कि 26 अप्रैल और 7 मई को होने हैं छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर कल बेहद अहम मीटिंग की है। इसके साथ ही आपको भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। कल और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। इसे लेकर भी, तैयारियों को लेकर भी तमाम चर्चाएं की गई। कांकेर एनकाउंटर, जिस पर हम अभी आपको अपडेट भी दे रहे थे, कांकेर एनकाउंटर के बाद नक्सल ऑपरेशन पर भी अहम चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर इस मीटिंग में माना जा रहा है कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं आज आपको बता दें, आज के दौरे के बारे में जानकारी भी दे दें। आज छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और आज वो कांकेर पहुंचेंगे। सुबह लगभग 11 बजे कांकेर में उनकी जनसभा होनी है। कांकेर में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। कांकेर के नरहरदेव मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचकर संबोधन करेंगे और यहां भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए वो प्रचार करेंगे और वोट की अपील करेंगे। कांकेर जिला मुख्यालय पुलिस इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो करवाई गई है। हालांकि ये तस्वीर रायपुर की है। कल देर रात रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम मीटिंग की है और माना जा रहा है कि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए इस मीटिंग में अहम मंथन के साथ ही पूरी स्ट्रैटेजी बना ली गई है।
तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। आज लगभग 11:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोरमी में सभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर लगभग 1:30 बजे भिलाई में उनकी चुनावी सभा होनी है। वहीं शाम 4 बजे चंदखुरी में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो एक दिवसीय दौरा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, ये एक दिवसीय दौरा, और अपने इस एक दिवसीय दौरे में वो 3 जगहों में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। भिलाई के साथ ही लोरमी में उनकी सभा होनी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव बिलासपुर में होने हैं, भिलाई में होने हैं, और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, और अपने इस दौरे के दौरान सुबह 11:30 बजे वो पहुंचेंगे। 1:30 बजे भिलाई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले लोरमी में सुबह 11:30 बजे वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद शाम 4 बजे चंदखुरी में भी उनकी एक सभा होनी है, जिसे वो संबोधित करेंगे। और अब आपको जानकारी दे दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरों के बारे में। आज राजनांदगांव लोकसभा के मानपुर में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करने वाले हैं। राजनांदगांव में आज रोड शो भी होना है, इसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं बालोद जिले के गोडेला भी वो जाएंगे। गोडेला में साहू सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो आज गोडेला में साहू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यहाँ भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। इसके साथ ही राजनांदगांव में रोड शो, और बालोद जिले के गोडेला में भी जाएंगे। तो लगातार दिग्गजों का दौरा जारी है, और कल की भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे, और इस दौरान उन्होंने कोरबा, राजनांदगांव और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया, और इस दौरान उनके बयान काफी वायरल होते रहे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों भी इस दौरान लिया, और कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसियों ने महादेव के नाम पर भी घोटाला किया। जिन नौजवानों के हाथों में रोजगार होने चाहिए थे, कांग्रेस की सरकार में उनके हाथ में तमंचे पकड़ा दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस घोटाले, आतंकवाद और नक्सलवाद का नाम है। जब जब मौका मिला है कांग्रेस को, तब तब उन्होंने लूटने का ही काम किया है। उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए, सीधा अटैक करते हुए यह भी कहा कि 18 लाख गरीबों का मकान भूपेश बघेल ने नहीं बनने दिया। कांग्रेस समस्या का नाम है, जबकि भाजपा इसका समाधान है। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, टीएमए घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है, और मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो कल का दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खास था, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे में थी, और अपने इस एक दिवसीय दौरे में राजनांदगांव में उन्होंने रैली को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंच पर तो जाते हैं, लेकिन आपके घर, गली, मोहल्ले में नहीं पहुंचते। उन्हें यही नहीं पता कि महंगाई क्या है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। महंगाई इनके राज में कितनी बढ़ गई, सब दाम, जितने भी दाम है उनमें आग लग गई। पेट्रोल गया 100 पार, डीजल 90 पार, सोना 73,000, चांदी 90,000, दोपहिया 1 लाख का, गैस सिलेंडर 1200 का। सबसे ज्यादा संकट किसको हुआ मेरी बहनों? भाजपा की सरकार है,
और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है। गोबर की खरीद बंद हो गई है। जितना काम बघेल जी ने गौठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गौठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है। तो कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि प्रियंका गांधी के दौरे से कोई असर नहीं पड़ेगा, दौरा व्यर्थ है। कांग्रेस के पास एक परिवार के सिवा कुछ भी नहीं। वहीं सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रियंका गांधी आई और फिर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने झूठ बोलकर चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी प्रियंका गांधी आई थी तो उनके लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई थी और अब आई हैं तो उनकी सरकार चली गई और कांटे बचे हैं। इस बार वो घायल होकर गई हैं। प्रियंका गांधी के प्रचार के बावजूद पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव हार रहे हैं। प्रचार के अंग है ये तो। अब कांग्रेस को चारों खाने चित करने के लिए कोई चाणक्य भी तो जरूरी है, तो इसलिए ये दौरा हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिणाम से आपको दिख जाएगा। कोई बिल्कुल माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। उनका दौरा समय की बर्बादी। कांग्रेस के पास एक परिवार के सिवाय कुछ है नहीं ना। पहले प्रियंका जी आई थी तो भूपेश बघेल जी ने उनके लिए पंखुड़ियां बिछाई थी गुलाब की। करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ का खर्च कर दिया था। और अब जब आई है, सरकार भी चल दी है, कांटे बचे हैं और प्रियंका जी अब घायल होकर गई है और उनको पता लगेगा 11 के 11 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल कई घोटालों के आरोपों पर इस वक्त घिरे हुए हैं, जिसे लेकर भाजपा भूपेश बघेल पर हमलावर है। अब भूपेश बघेल के करीबी भी कार्रवाई के रडार में आ चुके हैं। ताजा मामला डोंगरगढ़ के कांग्रेस नेता नवाज खान का है, जिन्हें गोवर्धन वर्मा के सुसाइड मामले को लेकर डोंगरगढ़ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन नवाज खान पूछताछ के लिए भागते नजर आए। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल महादेव ऐप, गोबर और कोयला घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो घिरे ही हुए हैं। साथ ही अब वे अपने करीबियों की करतूतों की वजह से भी मुश्किल में पड़ गए हैं। राजनांदगांव में उनके करीबी नवाज खान भी कानूनी शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सरकार में नवाज खान की मनमर्जी और अधिकारी कर्मचारियों से बदतमीजी के कई मामले सामने आए थे, लेकिन भूपेश बघेल के करीबी होने के रसूख के चलते कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। उनका एक ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले के ग्राम छिपा सोसाइटी में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ गोवर्धन वर्मा के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल नवाज खान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गोवर्धन वर्मा के परिजनों ने शंका जाहिर की है कि छिपा धान खरीदी केंद्र से 12,000 क्विंटल धान का स्टॉक कम होने की बात गोवर्धन वर्मा ने लिखी थी। इस मामले की पूछताछ के लिए नवाज खान को रविवार को डोंगरगढ़ थाने बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल नंबर भी बंद रहा। 20/4/2024 को नवाज खान को एक नोटिस भेजा था जिसमें हमको पूछताछ करना है। तो आज उन्होंने हम लोग को कॉल किया था कि मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा करके, और अभी तक उन्होंने नहीं आया और बाद में 11-12 बजे के बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और कहीं चले गए। तो हम लोगों ने अभी उनकी पतासाजी कर रहे हैं। इसी तरह राजनांदगांव सहकारी संस्था के प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज ने भी संचालक मंडल की बैठक में नवाज खान की ओर से उनके साथ गाली गलौज करने की शिकायत तत्कालीन कलेक्टर और विभाग के सचिव को की थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इसी तरह नवाज खान का एक ऑडियो भी भाजपा ने वायरल किया था, जिसमें वो वन विभाग के एक आदिवासी अधिकारी को डराते धमकाते सुनाई दे रहे हैं। आप भी सुनिए कि वो मुख्यमंत्री के करीबी होने की धौंस कैसे दिखा रहे हैं। जी मैंने कहा था तुमने एक भी ट्रांसफर नहीं किया। मेरे कहने मुख्यमंत्री ट्रांसफर करता है, तुम इतना बड़ा अधिकारी हो गए। नहीं सर, इसमें क्या है, ये नियमता दोनों जो है आपसी से है। नियम मेरे को मत बता, बहुत पढ़ा लिखा नेता हूँ मैं, समझ गए।
चुपचाप जितना प्रपोजल है सब लेके आना। नहीं सर, पूरा तो सही ट्रांसफर कर दी उठाई तुमने। नहीं सर, मैं तो नियमता ही किया हूँ सर। कुछ नहीं किया तुमने, तमीज है तुम। बताता हूँ तुमको, मुख्यमंत्री खड़े करते रुको तुमको मैं। बस्तर भेजता हूँ, बस्तर अभी। नवाज खान केवल अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव नहीं डालते थे, बल्कि कांग्रेस विधायकों के कामकाज पर भी नजर रखते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नवाज खान के समर्थक उन्हें सुपर सीएम भी कहते थे। खुज्जी की तत्कालीन कांग्रेस विधायक छन्नी साहू भी नवाज खान से बहुत परेशान थी, जिसकी शिकायत छन्नी साहू ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तक की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि छन्नी साहू प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नवाज खान के खिलाफ बैठ गई थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने भूपेश बघेल और नवाज खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को राजनांदगांव लोकसभा में हुई योगी आदित्यनाथ की सभा में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने नवाज खान पर हमला बोला। कांग्रेस नेता बचाव में अपनी अलग दलील दे रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवाज खान किस प्रकार से अभद्र गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसे हम बोल नहीं सकते, उस अधिकारी से गाली देता है, गाली गलौज करता है। तो यही कांग्रेस का प्रत्याशी जो लड़ रहा है भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ राजधानी से फोन करता है कि कोई एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा में चर्चा है कि भूपेश बघेल अपने खास नवाज खान को साथ नहीं घुमा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे नवाज खान के जरिए अपनी जीत की रणनीति जरूर बना रहे हैं। बहरहाल डोंगरगढ़ पुलिस की पूछताछ से भाग रहे नवाज खान कब तक भागेंगे, ये देखना होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।